जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं प्लीज़ आगे आ जाए तो अच्छा लगेगा। बनारस की धरती पे आने के लिए मुझे 15 साल लग गए। वैसे मैं बाबा भोले बाबा का पूजा के लिए आता हूँ, लेकिन आज पहली बार काशी में काबिल लोगों के बीच में काबिलियत बताने आया हूँ। निश्चित ही आप सबको बहुत लाभ मिलेगा इससे, और आने वाले समय में आप सब लोग इसके साक्षी भी बनेंगे। काशी जो है ना, ये बाबा की नगरी है, और मैंने सुना है कि यहाँ के लोग बड़े ही बाबा भोले के जैसे मस्त लोग हैं। बात सही है कि नहीं? सही बात है ना? ये किसी की नहीं सुनती है, लेकिन जब देती है तो दिल खोल के देती है। काशी कल्प है, काशी काया भी है, काशी अर्थ भी है, और काशी विश्वास भी है। इस एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाइए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। आकर अपना समय हमें किस लिए दे रहे हैं हमें अच्छे से पता है। ये जो समय है ना, ये जाया कभी नहीं जाएगा, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रास्ता बनाइए। मैं अभी पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा कि मैं काशी की धरती पे क्यों आया हूँ। पिछले 15 सालों का अनुभव और लगभग 20 प्लस इवेंट करने के बाद मुझे काशी आने का मौका मिला, और काशी में पहले दर्शन हमें आपका मिला। और मैं कहाँ से आया हूँ बस इतना ही बताना चाहूँगा। मुझे मेरी स्लाइड को ओपन किया जाए, और मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं। देखिए, जब तक हम लोग इंगेज नहीं होंगे ना एक दूसरे से तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? कितने लोग हैं? ये फ्यूचर क्या है? लगभग सभी लोग। ये हम क्यों सोचते हैं फ्यूचर के बारे में? मैं एक बार काशी आया था ना, तो नाव से बाबा के दर्शन के लिए गया था। तो वहाँ पर एक मणिकर्णिका घाट है। उस घाट पे जाके मैंने नाव वाले को बोला कि भैया रुक जाओ। बोला क्यों? हमने बोला, जब मैं वहाँ पर करीब 10 मिनट रुका तो मुझे ये समझ आया कि जन्म भी बगल में था और मृत्यु भी बगल में था, लेकिन काशी का जो कर्म है ना, वो भारत को प्रधानमंत्री भी दे देता है। और काशी का जो मिजाज है ना, बड़ा मिजाज है, और इसी मिजाज को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। नोएडा को बनारस से जोड़ने आया हूँ। आप सब लोग सहयोग करेंगे ना? मैं पैसा नहीं मांग रहा आप सबसे, ये मत सोचिएगा कि प्रोजेक्ट बड़ा बड़ा दिखा के ज़्यादा पैसा मांगेंगे। बस आपका जन समर्थन मांग रहा हूँ, दीजिएगा। सब लोग रेडी हैं? नोएडा कितने लोग गए? बाप रे! जब मैं पहली बार बिहार में इवेंट कर रहा था ना, सन 2013 में, तो मैंने वहीं पे यही सवाल किया था, तो लगभग 2 हाथ उठे थे। जब मैं 2023 में दोबारा इवेंट करने गया तो ये हॉल जो था ये पूरा भरा हुआ था, और हर आदमी नोएडा वासी बन चुका था। तो काशी के कितने लोग जो नोएडा गए हैं, जहाँ जो दिल्ली NCR में अपना कुछ ना कुछ निवेश किया है, कितने लोग हैं ऐसे? देखिए, कनेक्शन बनेगा तभी बता पाएंगे बढ़िया बढ़िया बात, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ये जो स्लाइड देख रहे हैं ना, कि
कितना ज्योतिर्लिंग है भैया इंडिया में? 12 ज्योतिर्लिंग है ना। उसी में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर है, नाम सुना है? बहुत लोग गए भी होंगे। और आपके प्रधानमंत्री जी ने तो डायरेक्ट वंदे भारत से जोड़ दिया हम लोगों को, तो हमें लगता है कि एक दिन में भी हम सफ़र कर सकते हैं वहाँ जाके। तो वहाँ की मंदिर की खासियत आपको कुछ पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। अब बाबा की नगरी के हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ एक ही देवघर की मंदिर है जहाँ पर कि बाबा भोलेनाथ अपनी गौरा के साथ विराजमान है। और मैं गौरा की नगरी से आया हूँ बाबा के इस आशीर्वाद लेके कि मैं इस बार गौरा को बाबा से ज़रूर मिलाऊंगा। तो आप सब लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है वो। और जैसा आपका बनारस है वैसा ही हमारा देवघर है। तो देवघर से बनारस जो है बहुत दूर अब नहीं रहा। उसी तरीके से मैं बनारस को नोएडा से भी एक दिन जोड़ के ही रहूँगा, ये मेरा विश्वास है। और आप सब लोग अगर साथ देंगे तो निश्चित ही ये जुड़ जाएगा। इसमें देखिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए करना क्या पड़ता है। मैं अभी किसी को बोलूँगा कि भैया 100 रुपया दो, कितने लोग देंगे? शायद कोई नहीं। लेकिन अगर बीच में कोई प्रोडक्ट डाल दूंगा और उसको आपको बेच दूंगा तो आप बोलेंगे कि हाँ यार ले लेंगे, चाहे वो एक पानी का बोतल ही क्यों ना हो, राइट। तो हमें आपसे जुड़ने के लिए प्रोजेक्ट का बहाना चाहिए। और जिनके पास पैसा नहीं है मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आकर हमसे जुड़ें। और जिस तरीके से हमने बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, दिल्ली एनसीआर में लाखों लोगों के साथ जुड़ के उनको वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया है, ताकि अगली पीढ़ी जो है उनको ऑटोमेटिकली धन्यवाद दे। और अगली पीढ़ी कैसे धन्यवाद देती है मुझे कोई बताएगा? हम में से कुछ नई पीढ़ी के लोग भी हैं। अगली पीढ़ी तभी धन्यवाद देती है जब आप उनके लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, है ना भैया? अगर हम छोड़ के कुछ जाएंगे तभी वो धन्यवाद देगी, वरना क्या करेगी? तो प्रॉपर्टी के मामले में भी हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम आपको एक बहुत छोटी छोटी बारीकी बताएंगे कि हम लोग कहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और क्यों नहीं ले पा रहे हैं। रियल एस्टेट ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनाया जा सकता है। कितने लोग सहमत हैं इसमें? कितने लोग सहमत हैं? भैया सहमत हैं, आप भी सहमत हो। जीरो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया जा सकता है। सिर्फ क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए हम सर के ऊपर से ही सारा काम करते हैं ना, तो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है ना, इतना ही काफ़ी है पैसा कमाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम रियल एस्टेट की समझ पैदा करते हैं तो निश्चित ही हम एक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ये जो स्लाइड है इसमें लिखी हुई है आपके सामने, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि यार इस जगह पे हम ज़मीन ले लिए होते तो आज करोड़पति होते हैं, पैसा भी था और हमने डिसीजन नहीं लिया? लगता है या नहीं होता है हमारे पास पैसा तो हम अपने पूर्वज को भी बोलते कि यार उस समय हमारे पास पैसा होता तो हमारे पास 2 बीघा ज़मीन जरूर होता यहाँ पर, हम भी बिल्डिंग का मालिक होते। तो रियल एस्टेट का जो विषय है ना, वो निर्णय लेने का विषय है। निर्णय पे एक छोटा सा कहानी सुनाऊं आपको। एक राम और श्याम थे। राम ने श्याम को बोला कि श्याम एक काम करो यार, तुम बेरोजगार आदमी हो, तुम जो है एक गाय खरीद लो और उसका जो दूध निकलेगा उसको बेचना, उसके बाद दूसरा गाय खरीद लेना और धीरे धीरे वो एक तबेले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। श्याम बोला अरे आइडिया तो बढ़िया है, चलो विचार करते हैं। वो जाके अपनी पत्नी से पूछा कि यार ऐसे ऐसे राम बोल रहा था कि तबेला का व्यापार हो सकता है।
तो उसकी पत्नी ने धीरे से बोल दिया और उसका दोस्त भी बोल दिया कि यार तुम्हारा गैया मर जाएगा तो कैसे काम होगा। तो लौट के आया, बोला राम यार आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन अब यार गाय मर गया तो दूसरा गाय कैसे खरीदेंगे, तबेला कैसे बना पाएंगे। तो राम ने बोला भाई एक काम कर यार, तू छोड़ दे, मैं करता हूँ। राम ने सेम व्यापार शुरू किया और लगभग 6 महीने के बाद राम के पास तबेला भी था और पूरा व्यापार था। बोला कैसे तूने कर लिया। तो बोला तूने जो ना सुना था तूने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने सोचा था हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आज हम तबेले के मालिक हैं और तुम वहीं जीरो पर बैठे हो। तो यही निर्णय है जो आपको लेना है। हम 1300 किलोमीटर दूर से चल के दिल्ली NCR पहुंचकर कई सारे लोगों को निवेश करवा के उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया है। तो हम चाहते हैं कि बनारस के लोग भी नोएडा तक का सफ़र ज़रूर करें। अगर बनारस के लोग नोएडा तक का सफ़र करेंगे, सीधी वंदे भारत की ट्रेन है, तो निश्चित ही आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसलिए डिसीजन लेने में देर नहीं करिएगा। अगली स्लाइड। एक वर्ड है भैया, टेक्निकल आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज़ होता है? सरल शब्दों में, अगर बनारस के शब्दों में समझे तो यार जितना पैसा हमारे पास है उस पैसा से कुछ मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास इनकम कितने तरीके की होती है, किसी को पता है? छोटा सा सवाल है। देखिए टेक्निकल विषय तो है, इसमें थोड़ा बोरियत तो होगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा जब पैसा जेब में आएगा। तो इनकम कितने तरीके की होती है पता है? पता है भैया किसी को? दुनिया में इनकम 2 ही तरीके की होती है। एक इनकम होती है एक्टिव और एक इनकम होती है पैसिव। यही 2 इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या है? कितने लोग हैं यहाँ जो जॉब करते हैं और कितने लोग हैं जो अपना व्यापार करते हैं? जो लोग अपना व्यापार करते हैं वो भी एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं। फिजिकली जब तक वहाँ पे जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक उनको पैसा नहीं आएगा। लेकिन हमारे रियल एस्टेट में पैसिव इनकम मायने रखता है। होटल मदीन में बुक किया हुआ कमरा उसका मालिक आके किराया लेता है या ऑटोमेटिकली मालिक कहीं और होगा? समझने का विषय है। मालिक कहीं और होगा, उसके घर में पैसा जा रहा है। तो जब तक आपका व्यापार, जो व्यापारी वर्ग हैं, मैं उनको इतना ही बताना चाहूँगा कि जब तक आपका व्यापार ऑटो मोड में नहीं चलता है तब तक आप व्यापार नहीं कर रहे हो, आप उस व्यापार के लिए काम कर रहे हो। आप खत्म, व्यापार खत्म। इसलिए कोशिश करिए कि निवेश को बढ़ावा दीजिए और जितना इनकम अभी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी इनकम आप कर रहे हैं उतनी ही इनकम का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना लें। मेरी बातों से सहमत है? थोड़ा टेक्निकल तो नहीं जा रहा हूँ? उतनी ही इनकम का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लिया जाए जॉब वाले भैया बैठे हुए हैं, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, राइट? अब 1 लाख रुपया 30 तारीख को आता है और हमारा 5 तारीख को ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा है, फाइनेंशियली नहीं पढ़ा है कि हमको पैसे कहाँ लगाने हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा इसी की पढ़ाई की ज़रूरत है कि 1 लाख कमाते हुए भी हम अगर लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करने की सलाह दे सकते हैं, और उस निवेश करने और करवाने के क्रम में भी अगर हमें कुछ लाभ मिलता है, उस लाभ के सहारे भी अगर हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, तो हमसे अच्छा फादर और हमसे अच्छा नागरिक और हमसे अच्छा देश को योगदान देने वाला कोई नहीं है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये आपको समृद्ध बनाने का मंच है। पॉलिटिकल मंच होता तो शायद पूरी केबिन भरी होती, लेकिन समृद्ध बनाने का मंच है। तो इसलिए मैं एक ही विषय आपको छोड़ के जाऊंगा बनारस से, कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को जरूर डाल लें।
रियल एस्टेट की पोर्टफोलियो की शुरुआत बहुत कम पैसे से भी होती है, किसी को पता नहीं है शायद। अगर आपके पास कम पैसे हैं ना, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो चंद पैसे से शुरुआत होकर आपको रिटर्न देती है। जैसे हमारी स्लाइड में देखेंगे तो लिखा होगा कहीं पे कि 130 रुपये पर स्क्वायर फीट हम रिटर्न भी देते हैं। तो नोएडा का ग्रोथ जो है 4.5% से बढ़ के अभी हम 9.5% पे पहुंच गए हैं। इवन बनारस का तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, काफ़ी सड़कें बन गई है, काफ़ी चीज़ें हुई। उसी तरीके से नोएडा जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे है। क्यों ग्रोइंग स्टेज पे है? क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर का सबसे हॉट प्लेस है। आप पटना में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पटना वासी बनारस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लेकिन आप दोनों नोएडा में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे।